नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा के कार्य। शिक्षा के कार्य हमको पढ़ना है। शिक्षा के क्या कार्य होते हैं, किस लिए शिक्षा है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो शिक्षा के कार्यों में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला कार्य आता है शारीरिक विकास, इंद्रिय प्रशिक्षण और जन्मजात शक्तियों का उदात्तीकरण। शिक्षा का पहला कार्य क्या है? शारीरिक विकास, इंद्रिय प्रशिक्षण और जन्मजात शक्तियों का उदात्तीकरण। ये शिक्षा का पहला कार्य है। शिक्षा को चाहिए सबसे पहले हमारा शारीरिक विकास करे, फिर हमारी इंद्रियों का प्रशिक्षण करे। इंद्रियां मतलब हमारी इंद्रियां, जैसे आप लोगों को पहले से पता है, इंद्रियां हमारी कह सकते हो 11 होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक उभय इंद्रिय जिसको हम मन कहते हैं। तो उनका प्रशिक्षण, उनको हम अपने हिसाब से संचालित कर सके। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं और मन है, उनको हम अपने हिसाब से संचालित कर सके, ना कि उनके हिसाब से हम चले, इंद्रियों के हिसाब से हम चले। इंद्रियों का प्रशिक्षण शिक्षा द्वारा किया जाना चाहिए। और जो हमारी जन्मजात शक्तियां हैं, हमारी जन्मजात शक्तियां हैं, उसको उसका उदात्तीकरण करे, उसको बाहर निकाले और उसको उसका विकास करे, उसको सही रास्ते पर लगाए, बाहर निकालकर सही रास्ते पर लगाए। ये शिक्षा का पहला कार्य होना चाहिए। जैसे इसके बारे में पेस्टोलॉजी महोदय कहते हैं। हम पेस्टोलॉजी महोदय की एक परिभाषा, इस टॉपिक को लेकर पेस्टोलॉजी महोदय की एक परिभाषा को ध्यान देते हैं कि मनुष्य की जन्मजात, पेस्टोलॉजी के अनुसार मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक समरस और, फिर से एक बार हम सुनेंगे, पेस्टोलॉजी के अनुसार मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। पेस्टोलॉजी महोदय के अनुसार मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है, ऐसा पेस्टोलॉजी महोदय कहते हैं। ठीक, तो ये शिक्षा का पहला कार्य हो जाता है। फिर दूसरे कार्य की तरफ हम आते हैं, भाषा ज्ञान, मानसिक शक्तियों का विकास और ज्ञानवर्धन। शिक्षा का दूसरा कार्य होना चाहिए कि बालक को, विद्यार्थी को भाषा का ज्ञान कराए, उसकी मानसिक शक्तियों जैसे हमको पता है, मानसिक शक्तियां हमारी स्मृति है, हमारा चिंतन है, तर्क है, ये सब क्या है? ये सब हमारी मानसिक शक्तियां हैं। स्मरण, चिंता, तर्क, कल्पना, ये सब हमारी मानसिक शक्तियां हैं। तो मानसिक शक्तियों का विकास करे शिक्षा, और हमारा ज्ञान वर्धन करे, हमारे ज्ञान में उत्तरोत्तर हमेशा वृद्धि करती रहे। ये शिक्षा का दूसरा कार्य है। तो दूसरा कार्य क्या है? भाषा ज्ञान, मानसिक शक्तियों का विकास और ज्ञान वर्धन, ये शिक्षा का दूसरा कार्य है। ठीक, जैसे आप अरस्तु की परिभाषा आप लोगों को पता ही होगी। अरस्तु महोदय कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। तो ये शिक्षा का ये दूसरा कार्य हो जाता है। फिर तीसरे कार्य की तरफ हम जाते हैं। तीसरा कार्य है सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा का तीसरा कार्य है सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन। ठीक, शिक्षा को चाहिए कि बालक का सामाजिकरण करे, सामाजिक विकास करे। वो जिस समाज में रह रहा है उस समाज को जाने, उस समाज के आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कार्यरत रहे, उस समाज को आगे बढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहे। उस समाज के जो आदर्श हैं, जो प्रतिमान हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो नियम हैं, जो मूल्य हैं, उनको स्वीकार करे। और जब ऐसा करता है तभी उसका सामाजिकरण होता है। तो पहला इसमें सामाजिकरण, फिर सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण, जो समाज के प्रतिमान है, आदर्श हैं, मूल्य हैं, उनको नियंत्रित करना, उनमें रहने का कार्य कराए शिक्षा। सामाजिक नियंत्रण रखे और सामाजिक
परिस्थितियों के आधार पर हमारा समाज, हमारा देश, हमारा विश्व परिवर्तनशील है, हर जगह परिवर्तन हो रहे हैं। तो शिक्षा को चाहिए वो सामाजिक परिवर्तन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जो समाज में परिस्थितियों के अनुसार उपयोगी परिवर्तन हो, शिक्षा द्वारा वो किया जाए। इसके बारे में डीवी महोदय कहते हैं, इसके बारे में डीवी महोदय कहते हैं कि पर्यावरण से पूर्ण अनुकूलन, पर्यावरण से पूर्ण अनुकूलन का अर्थ है मृत्यु। पर्यावरण से पूर्ण अनुकूलन का अर्थ है मृत्यु। आवश्यकता इस बात की है कि पर्यावरण पर नियंत्रण रखा जाए। ये डीवी का कथन है। डीवी महोदय कहते हैं कि पर्यावरण में पूर्ण अनुकूलन करने का अर्थ है मृत्यु। अगर हम पूर्ण रूप से अपने आप को पर्यावरण के साथ ढाल लेते हैं, बदल लेते हैं, तो उसका अर्थ है मृत्यु। पर्यावरण में पूर्ण अनुकूलन का अर्थ है, अनुकूलन करने का अर्थ है मृत्यु। आवश्यकता यह है कि पर्यावरण पर नियंत्रण रखा जाए। ये डीवी महोदय ने कहा है। उन्होंने कहा है कंप्लीट एडॉप्शन टू इन्वायरमेंट नीड्स डेथ। ठीक, ये उनका कथन है। फिर अगला कार्य क्या है? चौथा कार्य है संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण एवं विकास। शिक्षा को चाहिए हमारी संस्कृति का संरक्षण करे, हमारी संस्कृति का संरक्षण करे। संस्कृति क्या है? जो हमारे परंपरागत ढंग से हमारे रीति रिवाज, हमारे आदर्श, हमारे मूल्य, हमारे विश्वास, हमारी परंपराएं, हमारे व्रत, हमारे त्योहार, हमारा पहनावा, हमारे गीत संगीत, ये सब क्या है? ये सब संस्कृति का हिस्सा है। तो शिक्षा को चाहिए कि हमारी संस्कृति का वो संरक्षण करे। और हम संरक्षण ही न करें, शिक्षा को चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों तक उसको हस्तांतरित करे, आने वाली पीढ़ियों तक उसको पहुंचाए। और इसके साथ साथ उसका, हमारी संस्कृति का शिक्षा द्वारा विकास होना चाहिए। यानी कह सकते हो आप संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार, संस्कृति का संरक्षण और प्रचार प्रसार। हम अपनी संस्कृति को शिक्षा द्वारा सुरक्षित करें और अपने आने वाली पीढ़ियों को उससे परिचित कराएं। क्योंकि आज सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी है वो संस्कृति का संरक्षण है। हम पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का अंधाधुंध तरीके से अनुकरण कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको पीछे छोड़ रहे हैं। और जबकि संस्कृति ही हमारी पहचान है। अगर हम अपनी संस्कृति को खो देंगे तो अपनी पहचान खो देंगे। तो शिक्षा को चाहिए ये कार्य वो करे। इसके लिए टीपी नंद महोदय जो थे, टीपी नंद महोदय ने कहा है कि ये शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण एवं विकास जो है वो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, ऐसा टीपी नंद महोदय मानते हैं। फिर पांचवें उद्देश्य की तरफ चलते हैं हम, नैतिक एवं चारित्रिक विकास और मूल्य शिक्षा। नैतिक एवं चारित्रिक विकास और मूल्य शिक्षा। ठीक, शिक्षा का एक कार्य भी है कि बालक का, मनुष्य का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करें, नैतिकता का पालन करने के योग्य बनाएं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हो, उसका आचरण का विकास करें बालक का, और उसको मूल्य की शिक्षा दें। मूल्य वो हमारे सामाजिक प्रतिमान होते हैं, आदर्श होते हैं, विश्वास होते हैं, जो हमारे स्तर को, हमारी मान्यताओं को, हमारी स्वीकार्यता को प्रदर्शित करते हैं। हर समाज के अपने अलग कुछ मूल्य होते हैं। ठीक, तो मूल्यों की शिक्षा हमको दी जाए, शिक्षा को ये करना चाहिए। ठीक, हर्बर्ट महोदय कहते हैं, हर्बर्ट महोदय के अनुसार, इसी नैतिक एवं चारित्रिक शिक्षा के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं। हर्बर्ट के अनुसार उत्तम नैतिक चारित्रिक विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है। हर्बर्ट महोदय कहते हैं, हर्बर्ट के अनुसार उत्तम नैतिक चारित्रिक विकास ही शिक्षा है। तो ये नैतिक एवं चारित्रिक विकास के बारे में हर्बर्ट महोदय कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, हर्बर्ट के अनुसार उत्तम नैतिक चारित्रिक विकास ही शिक्षा है। ठीक, फिर हम बात करते हैं व्यावसायिक
कुशलता का विकास एवं विशेषज्ञों का निर्माण। ये एक शिक्षा का कार्य होना चाहिए कि हमको स्किल्ड बना दे, बालकों को, मनुष्यों को एक व्यावसायिक शिक्षा दे जिससे वो अपना जीविकोपार्जन करने के योग्य बन सके। अगर शिक्षा मनुष्य को जीविकोपार्जन के योग्य नहीं बना पाती है तो शिक्षा निरर्थक मान ली जाती है। तो व्यावसायिक कुशलता का विकास करे और विशेषज्ञों का निर्माण करे। विशेषज्ञ कौन? जो जिस क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र के मास्टर हों, उस क्षेत्र की विशेष योग्यता वो रखते हो, जिस क्षेत्र में वो जाए ऐसे लोगों का निर्माण करें जो जिन क्षेत्रों में जाए उसकी विशेषज्ञता उनके पास हो, वो योग्यता उनके पास हो, ऐसे लोगों का निर्माण करें। राधा कृष्णन महोदय कहते हैं इसी चीज को लेकर, व्यवसायिक कुशलता का विकास एवं विशेषज्ञों का निर्माण के बारे में हम कह रहे हैं। राधा कृष्णन के अनुसार, राधा कृष्णन महोदय कहते हैं कि छात्रों को जीविकोपार्जन करने में सहायता देना, छात्रों को जीविकोपार्जन करने में सहायता देना शिक्षा का एक कार्य है। छात्रों को जीविकोपार्जन में सहायता देना शिक्षा का एक कार्य है। अर्थकारिका शिक्षा, अर्थकारिका शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा, अर्थकारिका शिक्षा, ये राधा कृष्णन महोदय ने कहा। फिर बात आती है नंबर 7, राष्ट्र के शासन तंत्र और नागरिकता की शिक्षा। राष्ट्र के शासन तंत्र और नागरिकता की शिक्षा, ये भी शिक्षा का एक कार्य होना चाहिए। राष्ट्र के शासन तंत्र और नागरिकता की शिक्षा, शिक्षा को चाहिए कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारे शासन तंत्र की संरचना है, उसको हम जाने, हम अपने अधिकारों को जाने, हम अपने कर्तव्यों को जाने, हम अपने शासन तंत्र को मजबूत करें शिक्षा के द्वारा और नागरिकता की शिक्षा दे। हम अपने राष्ट्र के एक कुशल नागरिक बनकर निकले। नागरिक कौन है? नागरिक वो है जिसको अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान हो। नागरिक वो है जो अपने निजी हितों का त्याग कर दे राष्ट्र हित के आगे। नागरिक वो है जो अपने सामाजिक और सामुदायिक और जातिगत, धार्मिक, इन सब चीजों से ऊपर उठकर राष्ट्र को प्राथमिकता देता हो। राष्ट्र हित पहले, बाकी हित सारे बाद में, राष्ट्र पहले, ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति ही नागरिक होता है। तो शिक्षा के द्वारा ऐसे लोगों का, ऐसे बालकों का निर्माण किया जाना चाहिए। अभी इसमें हमने व्यावसायिक कुशलता एवं विशेषज्ञों के निर्माण की बात की। इसमें एक परिभाषा याद आती है प्लेटो की। प्लेटो महोदय कहते थे कि शिक्षा का प्रमुख कार्य है राज्य के लिए विशेषज्ञों का निर्माण करना। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख कार्य राज्य के लिए विशेषज्ञों का निर्माण करना होना चाहिए, ऐसा प्लेटो महोदय मानते हैं। फिर बात करते हैं हम यहाँ राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लक्ष्यों की पूर्ति शिक्षा द्वारा एक प्रमुख कार्य भी किया जाना चाहिए कि हमारे राष्ट्र ने जो लक्ष्य रखे हैं उन लक्ष्यों की पूर्ति में शिक्षा सहयोग करे, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में और राष्ट्र के द्वारा निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति करने में शिक्षा सहायता करे। शिक्षा का एक कार्य ये भी है। इसके बाद हम बात करते हैं आध्यात्मिक चेतना का विकास। आध्यात्मिक चेतना का विकास। सुकरात जो प्लेटो के सुकरात जो प्लेटो के गुरु थे, वो मानते थे कि शिक्षा का एक प्रमुख कार्य क्या होना चाहिए, एक मूल उद्देश्य मानते थे। सुकरात आध्यात्मिक चेतना का विकास करना शिक्षा का मूल उद्देश्य मानते थे। राधा कृष्णन महोदय कहते हैं इसी चीज को लेकर, आध्यात्मिक चेतना के विकास को लेकर राधा कृष्णन महोदय कहते हैं, राधा कृष्णन महोदय जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और जिनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राधा कृष्णन महोदय कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य ना तो राष्ट्रीय कुशलता है, ना ही सांसारिक एकता है, अपितु व्यक्ति को यह अनुभूत कराना है। एक बार फिर से सुने, राधा कृष्णन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ना तो राष्ट्रीय कुशलता है, ना सांसारिक एकता है, अपितु
व्यक्ति को यह अनुभूत कराना है कि उसके पास बुद्धि से परे भी एक तत्व है। व्यक्ति को इस चीज की अनुभूत कराना है कि उसके पास बुद्धि से परे भी एक तत्व है जिसे तुम चाहो तो आत्मा कह सकते हो। ठीक, तो शिक्षा का अंतिम उद्देश्य या शिक्षा का अंतिम कार्य होना चाहिए आध्यात्मिक चेतना का विकास करना। आध्यात्मिक चेतना का विकास करना कि हम सारे उद्देश्यों के, सारे कार्यों की पूर्ति के बाद शिक्षा हमको इस लायक बना दे कि हम अपने आप को जाने, अपने अंतरात्मा को जाने, अपनी पहचान जानने का प्रयास हम करें। तो ये संक्षिप्त रूप से कुछ शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।